शुक्र है खुदा का मैंने अपनी ताकत दोबारा हासिल कर ली, लेकिन थकन खत्म होती नजर नहीं आती, खास तौर पर उस वक्त तक जब तुम्हारे पास कोई ऐसा ना हो जिस पर तुम भरोसा कर सको, जिसके सहारे टेक लगा सको। नुकत को मैंने इसीलिए यहां बुलाया है ताकि ये मेरा सहारा बने। अब से इस हवेली में अगर मेरे बात किसी की सुनी जाएगी तो वो सिर्फ नुकहती की सुनी जाएगी। इस हवेली में अब तमाम फैसले यही करेगी। अब से यहां सिर्फ नुकहत की बात को मेरी बात समझी जाएगी। समझ गए सब? जी हाँ, समझ गए हालिद साहब। लतीफ? जी समझ गया। औरहान? मुझे समझ नहीं आया बाबा। नुकहत साहिबा इस खानदान और इस मेंशन को जानती ही कितना है जो आप इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। आज से पहले हम कभी ना मिले हैं और ना ही देखा है, और अब आप कह रहे हैं कि इस घर में आपके बाद इनकी सुनी जाएगी। क्या ये इंसाफ है? आप हमसे ऐसा कुछ समझने की तवक्को नहीं कर सकते बाबा। फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। जैसा कि मैंने तुम्हारे बेटे से कहा था, हर कोई मेरे फैसलों का एहतराम करने और उनके मुताबिक चलने का फैसला कर सकता है, और जो नहीं चाहते, देखो दरवाजा उस तरफ है। मेरी जिंदगी का सबसे गमगीन वक्त आ पहुंचा है। मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इसके बाद जो जाना चाहे या जो रहना चाहे, मेरे पास उनके लिए एक भी लफ्ज नहीं होगा। हालिद साहब, क्या कुछ देर हम अकेले में बात कर सकते हैं प्लीज? लतीफ, कॉफी मेरे कमरे में ले आओ। देखो फेरित, जरा सोचो, हालिद साहब के बेटी और नवासा हैं वो, ठीक है? और उन लोगों का इस घर में रहने का पूरा पूरा हक बनता है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है वैसे। तो ये कि अगर वो इस घर में रहेंगे तो हमें रोज उनका सामना करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी हमें ये बात सहनी पड़ेगी। तो बेहतर यही होगा, इतना तनाव पैदा करने की जरूरत नहीं है। उनसे बिला वजह उलझकर तुम खुद को परेशान कर रहे हो। देखो मेरी प्यारी बेगम, उसे दादा ने मेरे भाई की जगह पर बिठाया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। आसमान की आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने आंटी को मेज का जो आखिरी कोना है वहां पर जगह दी दादा ने उन्हें। क्या तुम इसका मतलब जानती हो? जो कुछ इस घर में होगा आज के बाद वो उसका बेटा और वो औरत ही फैसला करेंगे।
जाहिर है दादा का घर है तो दादा के रूल्स, वो इस घर के बड़े हैं, मानता हूं। लेकिन आज के बाद मैं उनके किसी भी रूल को फॉलो नहीं करूंगा। फेरित जान, तुम सही कह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मगर हालिद साहब भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, तो इसलिए तुम थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कर नहीं सकते कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। तुम्हारा उन्हें कबूल ना करने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर हालिद साहब के उसूल चलते हैं, हमें उन्हीं पर अमल करना होगा। तो चलते रहे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसा करने से दादा क्या बोलेंगे? हाँ फेरित, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, दादा के तुम्हारी इस बात पे तारीफ करेंगे। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि हालिद साहब क्या सोचेंगे सैरो। या तो मैं इस घर में अपने उसूलों के मुताबिक रहूंगा, या तो क्या फेरित? हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, सब डिसाइड हो चुका है। फेरित, क्या घर से चले जाना इतना आसान है तुम्हारे लिए? जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ उसके बाद तुम्हें लगता है कि कुछ भी मुश्किल है सैरा? ठीक है, मान लो ऐसा कर लेते हैं हम। क्या उसके बाद चीजें मुश्किल नहीं हो जाएंगी? क्या हमारी हौसला अफजाई की जाएगी और हम जो चाहे कर सकते हैं, खुल के अपनी जिंदगी जी सकते हैं? यानी तुम जरा इस बारे में भी सोचो तो, उनसे क्या कहेंगे कि काया फवाद भाई की जगह पर बैठ गया इसलिए हम घर छोड़कर जा रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, अच्छा आइडिया दिया है। सबसे पहले तो मैं इसे अपने भाई की जगह से हटाऊंगा और उसके बाद ही घर से जाने का सोचेंगे। फेरित, एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप लोग ऐसे ही हैं या आज कोई खास मौका है? क्या मतलब है तुम्हारा? इतने ज्यादा फ्रेंडली, यानी मेरा मतलब क्या आप ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भरपूर जीते हैं और जिनकी खुशी उनकी आंखों से आया है? खुश मिजाज लोग। इंग्लैंड में रहने के बाद तुम तो हमारी जबान बहुत अच्छी तरह बोल रहे हो, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है इंसान को कभी अपनी हकीकी रिवायात से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तुम सिर्फ सोच रहे थे, जाहिर है। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही एहतराम होता तो तुम मेरी बेटी की कुर्सी पे ना बैठे होते, जिसे मैंने हाल ही में खोया है। देखिए, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी है। यह मसला मेरी वजह से नहीं हुआ। हाँ तो बताओ किसकी वजह से हुआ है? मैं यहां इसलिए बैठा क्योंकि हालिस नाना ऐसा चाहते थे, वरना मुझे भी आपके मरहूम बेटे की जगह पर बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, न ये जानती हूँ कि किस तरह का इंसान हो तुम, लेकिन दुनिया में हर इंसान मरने वाले का एहतराम करता है, उस पर तंज नहीं करता। लेकिन शायद तुम्हें मजाक उड़ाना अच्छा लगता है। मजाक तो नहीं उड़ाया मैंने। आसुमान, क्या हुआ है? बात सुने। आसुमान, जाने दो मुझे। उसने कुछ कहा है तुम्हें? आसुमान। फेरित, उठो वहां से। फेरित, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? फेरित, फेरित, बस ठीक है। फेरित, रिलैक्स हो जाओ। फेरित, खड़े हो जाओ। तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अभी तो मैंने शुरू भी फेरित। नहीं किया। अगर ज्यादा किया तो बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे। फेरित, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। जो तुम्हें ठीक लगे, लेकिन ये मत समझना कि मैं हर बार खामोश रहूंगा। हाँ तो बोलो, कहो ना क्या कहना है, सामने खड़ा हूं मैं। फेरित, कहो ना जल्दी। फेरित, फेरित, बस। तुम चुप होकर बैठ सकते हो प्लीज? सुबह से इस महल में कोई ऐसा ढूंढ रहा था जिससे मैं बात कर सकूं, और मुझे लगता है कि तुम ही वो इंसान हो। तुम्हें बात करना आती है। सैरान हो ना तुम? तो सैरान ना, काश तुम्हारा शौहर भी तुमसे कुछ इखलाकियात सीख ले। ना तो इसे बात करनी आती है और ना ही तमीज है। काया, चुप हो जाओ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। किससे बात कर रही हो तुम? किससे रिक्वेस्ट कर रही हो? आखिर ये है कौन? हाँ?
हो कौन तुम आखिर? क्या समझा है तुमने खुद को? मैं कौन हूं ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं इस घर का फर्द हूं। हम दोनों हालिस साहब के नवासे हैं। सही कहा ना? हाँ, गलत कह रहे हो। तो संभालो बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज, क्या हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं? फेरित बस। चलो बेटा जाओ बाहर, चलो जाओ। प्लीज फेरित, गुजारिश करती हूँ। तुम्हें अच्छी तरह समझ गया हूं। अगर यहां खाने की मेज पर ऐसे ही तमाशा होता है तो काफी वेट लॉस हो जाएगा मेरा। जहां तक मैं समझा हूं तो ये लोग सिर्फ टेबल पर लड़ाई के लिए ही आते हैं, है ना? वैसे क्योंकि आप इन सब की लड़ाइयों में हिस्सा नहीं लेती, इसलिए अच्छे से खाती होंगी। माशाअल्लाह। यार सेरान, तुम मुझसे इतनी तमीज से क्यों बात कर रही थी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? उससे रिक्वेस्ट कर रही तो हो? मुझे क्या करना चाहिए था फेरित? क्या करती मैं? तुम ही बताओ, आखिर मैंने उससे ऐसी क्या बात कर दी? और मैंने तुमसे क्या कहा था जो तुम्हें समझ नहीं आया? सब्र करना है तुम्हें और अकल से काम लेना है। ये क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे बाजू को कुछ हो जाता तो? अभी सर्जरी हुई है तुम्हारी। तुम ही बताओ, अभी कितने दिन हुए हैं तुम्हें हॉस्पिटल से आए हुए? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ सेरान, और मेहरबानी करके तुम मुझे मजीद तंग मत करो। हाँ तो ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए था? खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए, और आज के बाद उस लड़के से कोई बात नहीं करोगे, आई समझ में? ठीक है फेरित, हम चलते हैं यहाँ से। और क्या कर सकते हैं? हाँ, आपा का मैसेज आया था मेरे पास। आज हमारा पहला दिन है ना, तो बाबा का हाथ चूमने के लिए जाना होगा। वो इंतजार कर रहे हैं। चलो अच्छा है। अगर मैं इस घर में इस वक्त रहा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ हुआ है। इतना कुछ हुआ है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इस आदमी पर एक लफ्ज का भी असर नहीं होता। तुम पहले रिलैक्स हो जाओ और फिर बताओ कि क्या हुआ है। खैर आबिदीन, चलो निकलते हैं यहाँ से, गाड़ी में बात करते हैं। हद है। बात सुनो मेरी, अब तुम उस लड़के से एक लफ्ज नहीं कहोगे। जब तुम गुस्से से पागल हो जाते हो तो मुझे बीच में बोलना पड़ता है। वादा करो मुझसे। ओहो, तुम्हारी इसी अदा पे तो मरती हूँ मैं। वादा करो, कह रहा हूं ना मैं सेरान। ठीक है फेरित जान, ठीक है। अब उससे कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? बस हाथों के इशारों से बात करूंगी। आई एम सॉरी काया, आई एम सॉरी। अगर तुमसे बात की मैंने तो मेरा शौहर मुझे मार डालेगा, ठीक है? चलो अब चलते हैं यहाँ से। मैं क्या बातें कर रहा हूँ तुमसे, तुम मुझे क्या जवाब हाँ दे रही हो? ठीक है फेरित, चलो गाड़ी में मजाक उड़ा रही बैठो हो ना। मेरा, है ना? अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे? हाँ सेरान, हद है वैसे। अजीब बात है, मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया तुम अपनी माँ से किस कदर मिलती हो। हकीकत तो यह है कि लोगों ने कभी भी हम में कोई मुशाहबत नहीं देखी। आप मेरे लिए उतनी ही अजनबी हैं जितनी कि मैं आपके लिए हूं। बदकिस्मती से मैं वहां नहीं हूं जहां आप मुझे तलाश कर रहे हैं हालिस साहब। खुशकिस्मती से अब हम आमने सामने हैं। हम एक दूसरे को बेहतर जान लेंगे, समझ लेंगे। मगर मैं अभी बहुत कुछ समझ चुकी हूँ हालिस साहब कि आपने मुझे यहाँ किस वजह से बुलाया है। आपने मुझे यहाँ बुलाया ताकि आप अपने बच्चों से इंतकाम ले सकें हालिस साहब, ऐसा ही है? खैर जो भी हो, आप उनसे नाराज थे, इसलिए आपने मुझे बुलाया ताकि उनका सुकून बर्बाद हो सके। ये सच है कि मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये सच नहीं है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इस वजह से बुलाया है। तुम जानती हो कई साल पहले तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ, फिर मेरे बड़े बेटे और अब फवाद और फेरित के साथ, ये सब हमें एहसास दिलाता है कि असल ताकत खुदा के पास है।
अब मेरा काम यह है कि बाकी दिनों में उन सालों की कमी को पूरा करने की कोशिश करूं जो हमने साथ नहीं गुजारे। अपनी बाकी जिंदगी में मैं तुम्हें और काया को जानना चाहता हूं। और उसके लिए आपको इतनी बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा हालिस साहब। आपको नहीं लगता काफी देर हो चुकी है? लगता है कि मैं बहुत देर कर चुका हूं। यह समझ काश मुझे पहले आ जाती, लेकिन इंसान को तभी समझ आती है जब सब कुछ उस पर गुजर चुका होता है। जैसा कहते हैं ना कि जिंदगी दरअसल तब समझ आती है जब वो बिल्कुल मौत के करीब होती है। मैं यहाँ आपके ज़मीर के हिसाब किताब के लिए नहीं आई। क्या आप जानते हैं मुझ में और मेरी मरहूम माँ में क्या मुशाबहत है? हमारा ईमान है। उन्होंने मेरी अकेले परवरिश की, ऐसे ही जैसे मैं अपने बेटे की कर रही हूँ। इस जिंदगी में तो मेरे पास मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं, और ना ही उसके पास मेरे अलावा कोई और। लेकिन अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे इस्तांबुल आने की वजह सिर्फ मेरा बेटा है, ताकि वो अकेला ना रहे। उसके पास भी एक खानदान हो, एक घर हो मेरे बाद। मैं ठीक नहीं हूं हालिस साहब। मतलब मुझे एक संगीन बीमारी है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? कैसी बीमारी? बस एक बीमारी है जिसका अब कोई इलाज नहीं। मैंने अब इसे कबूल कर लिया है। काया भी ये बात जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि बीमारी कहां तक पहुंच चुकी है। कुछ नहीं हो सकता। क्यों? इतने सालों में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर क्यों छुपा के रखा मुझसे? क्यों नहीं दी तुमने मुझे खबर? हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, कोई इलाज ढूंढ लेते इसका। क्योंकि ऐसी बातें सिर्फ अपने बाबा से की जाती हैं। बदकिस्मती से मेरे पास मेरा बाप नहीं था। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। पागल हो जाऊंगा मैं आबदीन यार। दादा ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है? पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ हूं, इतनी मुश्किल से बचा हूं। मुझे एक दूसरी जिंदगी मिली है, उस पर शुक्रगुजारी करने के बजाय वो अपने किसी नकली पोते को उठाकर ले आया और मेरे भाई की जगह पर बिठा दिया। ये सब हो क्या रहा है? मैं सच में पागल हो जाऊंगा। कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं मैं, सच में कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं मैं। सबको लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, लेकिन अगर मैं मर जाता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात को बढ़ा रहे हो अब। ये सही कह रही है। तो मजीद बात को मत बढ़ा। उस आदमी को कैसे पता होगा कि ये फवाद भाई की जगह है? दादा ने उसे वहां फोर्स करके उठाया था और ये तुमने भी देखा था। सिरान सब ठीक तो है ना? क्या मतलब है? क्या है ये सब? तुम्हें उससे मिले हुए 2 मिनट नहीं हुए और तुम उसकी वकालत करने लग गई हो मेरे सामने। अगर मैं उसे कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है? अचानक से अच्छा लगने लग गया वो तुम्हें? ऐसा मत करो प्लीज ना यार। फरीद भूल जाओ उसे। छोड़ दें आबिदीन भाई, छोड़ दें। इसके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है उसका निकलना जरूरी है। चलो शुरू हो जाओ, निकालो भड़ास।
चलो फेरित जान, शुरू हो जाओ, कुछ भी अपने अंदर मत रखना। तुम पर गुस्सा क्यों निकालूंगा मैं सहरान? हैरत है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने तुमसे क्या नहीं, कह नहीं, दिया। तुमने कुछ नहीं कहा, सुबह से प्यार से ही तो बात कर रहे हो, प्यार मोहब्बत से सहरान सहरान किए जा रहे हो। कुछ भी नहीं कहा मैंने तुमसे सहरान। मैंने जो कहा है अपने उस सो कॉल्ड कजन को कहा है, ओके? तुम उस वक्त वहां नहीं थी, मगर देखो तुम क्या कर रही हो, ये सब कुछ करके खुद को इसमें शामिल कर रही हो। कहीं जहनी मरीज तो नहीं हो तुम फेरित? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, समझी नहीं मैं। आबदीन भाई, मैंने सिर्फ उस आदमी से इतना कहा कि प्लीज तुमसे गुजारिश करती हूँ कि चुप हो जाओ, और इसकी बातें सुने जरा। ऐसा क्या मंजर पेश कर दिया मैंने, बताओ कि तुम मुझे खुदा के लिए यार, तुम्हें हो क्या गया है? कुछ मत कहो, चुप रहो प्लीज। तुम मुझसे बात मत करो, यही मेरी गुजारिश है तुमसे। ठीक है। ये कोई ऐसी दावत या कोई फंक्शन नहीं है जिसमें तुम्हारी राय या तुम्हारी मुदाखलत जरूरी है। ठीक है। मगर बिल्कुल नहीं, सहरान साहिबा तो इस चीज से ठीक दूर रह ही है। नहीं सकती। इनके लिए हर बात में मुदाखलत ठीक है करना फेरित, जरूरी अब बात है। नहीं ये बात करूंगी। समझेंगे या ना समझे, नहीं करूंगी लेकिन इसे बात, हर बात बस, में अपनी बस, राय देना ठीक है। जरूरी लगता है। नहीं करूंगी बात, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, खामोश खड़े होकर बस तमाशा देखूंगी, एक लफ्ज भी नहीं कहूंगी उससे, बस तुम चुप हो जाओ। देखो अब इसे, जैसे ये कह रहा हूँ मैं, तो तुम्हें समझ भी आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? तुम पर कोई भी पाबंदी नहीं है, मैं बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम उससे बात नहीं करोगी। बहुत मुश्किल है समझना तुम्हारे लिए। ठीक है, अब मैं उस आदमी से बात नहीं करूंगी, ठीक है ना? अगर कहोगे तो अब तुमसे भी बात नहीं करूंगी मैं। बोलने का कहोगे तो बोलूंगी, चुप रहने का कहोगे तो चुप रहूंगी। यही चाहते हो ना तुम? यहाँ तक के अगर सांस लेने से भी मना करोगे तो हद नहीं है लूंगी। यार। आज के बाद मैं तुम्हारे हिसाब से जिंदगी गुजारूंगी अरे अपनी। बस ना। ठीक है ना? क्या करूं मैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सहरान, थोड़ा इंसाफ करो, इंसाफ। थोड़ा तो रहम कर लो मुझ पर। अस्पताल से आए हुए मुझे सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं अभी तक, और मुझे देखो जरा। ऐसा क्यों भला? ऐसा क्यों बोला? फेरित, देखो तुम्हारे बाजू का ख्याल करी हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें सहरान तोड़ पागल देती। हो क्या? क्या कर रहे हो ये? तुम लोग पागल हो गए हो? पागल तो ये हो गया है आबदीन भाई, सुबह सुबह नाक में दम कर दिया है इसने। हाँ तो जल्लाद फेरित कोहरान का दोबारा खुश आमदीद। खून का प्यासा खुश आमदीद जल्लाद फेरित कोहरान। जल्लाद फेरित कुरहान, क्या वाकई में? ठीक है, तुम्हें कोई मसला है तो मैं वापस चले जाता हूँ सहरान। फेरित, मजीद बहस नहीं करना चाहती तुमसे। काया को इस घर में एक कमरा दे दें। मेरे बाद उसका एक खानदान होना चाहिए। मैं जानती हूं कि बाप के बगैर बड़ा होना मुश्किल होता है। बदकिस्मती से मेरा बेटा भी ऐसे ही बड़ा हुआ, लेकिन शायद आपकी बदौलत वो ये महसूस कर सके कि वो इस शहर के सबसे बड़े खानदान का हिस्सा है। मैं नहीं चाहती कि मैं इस हाल में मरूं। बिल्कुल फिक्र मत करो बेटी, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं और मेरे जाने के बाद ये घर काया का भी रहेगा। फैज़ जैसा ही बर्ताव होगा, कोई फर्क नहीं होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे बेटे के लिए ये करेंगे तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आप अपने बच्चों को सबक सिखाना चाहते हैं, उन्हें सीधा करना चाहते हैं। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। चलें, मैं जाकर काया को देखती हूँ। बेटी